नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। आइए आज जो है हम सब समास पढ़ते हैं। पहले समास का अर्थ समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो जो संधि है ना, संधि दो शब्दों या दो वर्णों के मेल को कहते हैं, ठीक है ना। दो वर्णों को मिलाने से या दो शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है वो संधि कहलाता है। और देखिए समास में समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, ठीक है। यानी पदों को संक्षेप में कहना ही समास कहलाता है, ठीक। तो पदों का, ठीक है ना, समास पद विधि है और संधि जो है वर्ण विधि है, ठीक। तो दो पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसी को जो है समास कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, मतलब समसनम समासः, ठीक है ना। समसनम का मतलब क्या हुआ, यही संक्षेपीकरण, ठीक है ना। मतलब ये संक्षेपीकरण ही क्या कहलाया, समसनम। तो आइए इसकी व्युत्पत्ति देख लेते हैं। तो इसमें जो है सम नाम का ये उपसर्ग लगा हुआ है और ये इसको अलग करेंगे तो मिलेगा अस, ठीक है ना। और घई नाम का प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है, बराबर समास है। सम उपसर्ग अस धातु, आंसू का मतलब होता है फेंकना। यहाँ कुल मिला के आंसू है, आंसू, ठीक है ना। फेंकने के अर्थ में धातु होती है और इसका मतलब क्या होता है, मतलब दो पदों को ऐसा रखा जाए कि उसका एक शाब्दिक अर्थ निकले, ठीक है ना। उसी को जो है क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो आइए हम जो है अब ये जान लेते हैं कि समास के कितने प्रकार हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं समास के प्रकार। तो समास के जो है आपके पाठ्यक्रम में समास के 6 भेद बताए गए हैं। पहले नंबर पे आता है अव्ययी भाव समास, दूसरे नंबर पे आता है तत्पुरुष समास, फिर आता है आपका कर्मधारय समास तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे द्विगु समास, पांचवें पे आता है द्वंद्व समास और छठवें नंबर पे आता है बहुब्रीहि समास, ठीक। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है ना। आइए हम संक्षेप में ये जान ले कि समास जो है अव्ययी भाव समास की परिभाषा, तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु क्रमशः जितने लिखे गए हैं हम संक्षेप में जो है सभी की परिभाषा सुन लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो अव्ययी भाव समास है, जैसा कि पहले ही लिखा है क्या, अव्यय, ठीक है ना। अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, ठीक है ना, उसी को कहते हैं अव्यय। जैसे आप गणित में पढ़े होंगे आय व्यय, है ना। आय का मतलब होता है जो स्रोत कमाई का हो या जो आमदनी हो, आय, और व्यय का मतलब खर्चा, ठीक। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अव्यय मतलब जो खर्च ना हो, ठीक है ना। तो आइए जान लेते हैं भला ये अव्यय क्या होता है, कैसा व्यय, कैसा अव्यय। तो अव्यय का मतलब है कि जिसका रूप संचालित ना हो, ज्यों का त्यों हो, ठीक है ना। अव्यय को उपसर्ग भी कहते हैं, जो परपरा आदि जो 22 उपसर्ग हैं, तो ये 22 उपसर्गों में भी आते हैं और ये कई तरह के होते हैं। जैसे समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, और आपका जो है उपसर्ग हो गया,
ठीक है ना, क्रिया विशेषण हो गया। तो ये अव्यय, इसमें जो है पहला पद प्रधान होता है और इसका सूत्र क्या है कि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। और आप जब कभी पढ़ेंगे तो ये देखना, अगर किसी पद में पहले उपसर्ग लगा होगा, ठीक है ना, उपसर्ग पहले लगा होगा और बाद वाला जो है नपुंसक लिंग में वाक्य होगा, ठीक है ना, बाद वाला जो पद है वो नपुंसक लिंग में होगा, तो आप क्या समझेंगे, ये अव्ययी भाव है, ठीक है ना। अब आइए जान लेते हैं तत्पुरुष। तो तत्पुरुष का मतलब ये समझ ले कि तत्पुरुष, तत् माने क्या होता है, आपने रूप पढ़ा ना, तत्तेतानि तेन तत्तेतानि, तो तत् तत् शब्द है, इसका रूप चला सा तौते तम तौतान तेन ताभ्या तई, इसी का नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो तत्तेतान तत्तेतानि, इसी का स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो सातेता ताम तेता तया ताभ्यम ताभि तस्य ताभ्यम ताभ्या तस्या ताभ्यम ताभ्या तस्या तयोतासम तास्यम तयोतासु, है ना। तो तत् का मतलब तो वह कौन, बाद वाला, ठीक है ना। अब पुरुष अर्थात वह पुरुष, अर्थात जिसमें बाद वाला प्रधान होता है उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे कहें देव मंदिर, देवा नाम मंदिर, मंदिर किसका है, देवताओं का है, ठीक है ना, तो यहाँ मंदिर प्रधान हो गया देव मंदिरम। अब हो गया कर्मधारय, ठीक है। तो अब देखिए कर्मधारय का मतलब क्या होता है, यानी जो कर्म को धारण करे वही है कर्मधारय, ठीक है ना। जैसे नीलोत्पल, ठीक है ना, नील नीलम च तत् उत्पलम, नीला है जो कमल, ठीक है ना। तो नीला ये किसकी विशेषता बता रहा है, कमल की, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है विशेषणम विशेषण बहुलम, जहाँ विशेषण और विशेष की अधिकता होती है उसी को जो है कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया घनश्यामा हो गया, नीलोत्पल हो गया, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, इसमें जो है विशेषण और विशेष की जहाँ अधिकता होती वही कर्मधारय समास कहलाता है। आगे देखते हैं द्विगु समास। अब देखिए यहाँ लिखा है ना द्वि का मतलब दो, और गु का मतलब अरे गाय, ठीक है। तो ये दो क्या है, संख्या हो गई ना, यहाँ द्वि का मतलब दो, संख्या हो गई, गु माने गाय, अर्थात दो गाय, तो यहाँ संख्यावाचक है ना। तो मतलब अगर पहले संख्या हो और बाद में किसी का नाम हो, ठीक है ना, और वो नपुंसक लिंग में होगा तो आप ये समझ लेना ये द्विगु समास है, ठीक है ना। और कभी कभी ये स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, पंचवटी हो गया, त्रिलोकी हो गया, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, त्रिलोकी हो गया। तो सिर्फ आप ये देखना कि पहले संख्या हो, गिनती हो पहले, ठीक है ना, बाद में किसी का नाम हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा भी अभी पंचवटी, या कह दें त्रिफला ना, तो त्रि माने तीन होता है, एक दो तीन, त्रि माने तीन, और फल माने होता है तीन तरह के फलों का समूह, तो तीन फल वाला कौन कौन है, अरे वो आंवला, हरड़ और बहेर, आंवला हर्रा बहेरा, ठीक है ना, आंवला हरड़ बहेर, ये जो है त्रिफला में कहे जाते हैं। तो भाई ये तीन तरह के जो विशेष फल है इनका नाम दे दिया त्रिफल। फल का मतलब होता है कोई अच्छा फल जो खाने योग्य होता है, सबको फल थोड़ी ना कहेंगे, जहर माहौर वो को फल कह देंगे। तो जो स्वादिष्ट होता है या जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है उसी को फल की श्रेणी में रखा जाता है, सबको नहीं रखा जाता। तो मतलब पहले संख्या आ जाए, बाद में किसी का नाम हो, ठीक है ना, मतलब संख्या और संज्ञा, संज्ञा का मतलब ही हुआ नाम। तो जैसे यहाँ लिखा है ना द्वि मन दो, तो गु माने गाय, दो गाय, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं द्वंद्व। तो द्वंद्व का मतलब है दो, जहाँ दो दूठो एक साथ चले, जैसे माता चा पिता चा, ठीक है ना, तो पितरव कह दिए, ठीक है। और हंसा चा हंसी चा हंसव, ठीक है ना। रामा चा कृष्णा चा, तो राम कृष्णव हो गया, ठीक है ना। संज्ञा चा परिभाषा चा, तो संज्ञा परिभाषम हो गया, ठीक है ना। जहाँ चा की बहुलता हो, चार थे द्वंद्व, इसका सूत्र है, चा के अर्थ में जब आई चा की बहुलता हो तो वह क्या कहलाता है, आपका द्वंद्व समास में होता है। अब आइए देखते हैं बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ बहु लिखा है ना, तो बहु का मतलब क्या हुआ, बहुत। अब ब्रीहि का मतलब अरे धान, अभी धान का सीजन गया नहीं है, अभी काफी लोगों के घर में होगी भी,
तो ब्री का मतलब धान, जो आपके खेत से कट के मर के आती है वही धान। तो बहुब्रीही, तो इसका अर्थ ही क्या हुआ, बहुब्रीही मतलब बहुत ज्यादा धान है जिसके पास, ठीक है ना। तो ये बहुत और ब्रीही ये दो ठो पद मिल के किसकी विशेषता बता रही, कौन, किसी अन्य की जो यहाँ सामने विद्यमान ना हो, ठीक है ना। तो जो है जब अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे बहुब्रीही कहा जाता है। जैसे इसका अर्थ ही अपने आप में लिए हुए है, बहुब्रीही, ठीक है ना। मतलब बहुत ज्यादा धान जिसके पास है, ठीक है ना। यस यस्ति, बहुब्रीही यस्य अस्ति, स तो उसको कहें सह, तो कोई किसान होगा या कोई महिला मालिक होगी, ठीक है ना। तो ये दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताएं तो जो है बहुब्रीही समास में होते हैं। जैसे आप कह दिए कि पीताम्बर, तो पीतम अंबरम यस्य सा, पीला है वस्त्र जिसका, तो भाई जिसका पीला वस्त्र है, आप मान लो किसी की विशेषता को बता रहे हो, ठीक है ना। प्रायः किसी की विशेषता को बताया जाए और वो यहाँ भी विद्यमान ना हो जाओ, ठीक है ना, तभी बहुब्रीही समास में होता है, ठीक है ना। तो आशा है कि आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम आपको जो है अव्ययी भाव समास के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अव्ययी भाव और तत्पुरुष दो दो करके चलेंगे, तो 6 हैं, 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ये तत्पुरुष समास ज़्यादा है, तो ये है कि 9 के पाठ्यक्रम में कुछ है, कुछ 10 के है, कुछ 11 में, कुछ 12 में, तो हमारे ख्याल से अच्छा ये रहेगा कि इसे तीनों पढ़ें। और जो अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये रामबाण है, ठीक है ना, सब कोई पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए नमो नमः।